राजस्थान में सरकार बदलने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया था। मकसद बिल्कुल साफ था कि राजस्थान में संगठित अपराधों के खिलाफ और जो बड़े बदमाश हैं उनके खिलाफ नकेल कसी जाए। इसकी कमान एडीजी दिनेश एमएन सर को सौंपी गई थी और एक साल में काफ़ी हद तक इस टास्क फोर्स ने कोशिश की है कि जो एक माहौल बना था राजस्थान में उसको उस नेक्सस को तोड़ा जाए, बदमाशों को पकड़ा जाए और उनका जो एक लंबे समय से काम करने का तरीका जो पैटर्न था उसको ख़त्म किया जाए। एक साल में किस तरह से ये पूरा सफ़र रहा, टास्क फोर्स ने किस तरह से कार्रवाई की है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिनेश एमएन मौजूद हैं। एक साल का सफ़र सर, नवाचार था लेकिन एक ज़रूरी कदम था। 60 से ज़्यादा बड़े बदमाश एक साल में आपने पकड़े हैं। एक तो एजीटीएफ मेनली जो गैंग्स है, जो गैंगस्टर्स है, जो विदेश में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, या राजस्थान में भी जो सिर्फ अपराध की वजह से अपनी धंधा चलाते हैं, अपराध की वजह से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए था। और ये एजीटीएफ एक डेडिकेटेड फोर्स है इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। तो हमेशा हमारे जो एसओजी और एटीएस भी रहे, हमेशा एसओजी भी इसी तरह के काम करती है, लेकिन गैंग्स के खिलाफ एक डेडिकेटेड फोर्स की ज़रूरत थी, तो सरकार ने एजीटीएफ बनाया था। तो उसमें बेसिकली हम लोगों ने राजस्थान में जितने भी गैंग्स हैं उनको पहले चिन्हित किया, उसमें इनकी प्रॉब्लम्स क्या है उनको जिलों के साथ ही मिलके किया हमने। और चिन्हित करने के बाद जो वांटेड थे उनको पकड़ने का काम चालू किया। प्लस जो ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे थे, विदेश से ऑपरेट कर रहे हैं या जेल में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, उनके जितने भी क्या नेटवर्क है उनके पीछे पड़े हम, जो इनको फॉलो करने वाले हैं, इनकी आर्थिक क्या सपोर्ट है, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया। तो उसमें हमें काफ़ी कमी आई है और ओवरऑल फायरिंग इंसिडेंट्स में भी कमी आई है। ओवरऑल गैंग रिलेटेड मर्डर से, गैंग रिलेटेड फायरिंग से, उसमें भी कमी आई है। आपका लंबा अनुभव रहा सर। आप एसओजी में जब थे तब आनंद पाल का पूरा नेक्सस, राजू ठेठ और सारे जो गैंगवार की घटनाएं थी काफ़ी हद तक लगाम लगा। जो आनंद पाल एनकाउंटर हुआ उसके बाद से उस तरह का गैंगवार नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह के संगठित अपराध के काम करने का तरीका बदल गया है। सोशल मीडिया एक बड़ी भूमिका रही है। तो आज की तारीख में राजस्थान में जब रोहित कोदारा कोई पोस्ट करता है, किस तरह से हम देखें, क्या उनका गैंग, उनका नेटवर्क राजस्थान में अभी भी काम कर रहा है? लॉरेंस बिश्नोई हो, रोहित कोदारा हो या दूसरे जो बड़े बदमाश हैं? नहीं, एक तो जो राजू टेट अनंतपाल गैंग के बाद जो नया ट्रेंड चालू हुआ पिछले 2 ढाई साल से, कि विदेश में चले जाना, विदेश में बैठ के यहाँ जो नए लड़के हैं, जो इमेच्योर लड़के हैं, 16 17 साल 18 साल के, उनको भ्रमित करके, उनको झूठे सच्चे आश्वासन देके उनसे क्राइम करवाने का एक ट्रेंड जो ओवरऑल नॉर्थ इंडिया में है, उसमें राजस्थान में भी चालू हुआ। जो पहले ये हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा था, राजस्थान में भी चालू हुआ। तो उसको कंट्रोल करने के लिए राजस्थान पुलिस ने एक तो जो जहाँ जहाँ भी वारदातें हुई है उनमें तुरंत एक्शन लिया। अब जैसे सुखदेव सिंह गोगेमेडी वारदात थी, उसमें इमिडिएटली जयपुर पुलिस प्लस हमारी टीम ने उनको बदमाशों को पीछा करके चंडीगढ़ से पकड़ा था। इसके अलावा भी सुजानगढ़ में फायरिंग हुई थी, उसमें भी पकड़े गए। तो जहाँ जहाँ वारदात हुई उसमें पुलिस ने काफ़ी पीछा करके पकड़ा। और जो विदेश में बैठे उनके भी पीछा लगातार किया जा रहा है। जैसे अभी इटली में 2 लोग अरेस्ट हुए, अमरजीत बिश्नोई और उसकी महिला साथी है, और सुधा कंवर, वो अरेस्ट हुए। इसके अलावा जितने भी बाहर बैठे हैं उनके खिलाफ लगातार हमारी एजेंसी से भी संपर्क है, प्लस हम लोग पीछा भी कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी उनको भी पकड़ेंगे। इसके अलावा जो जनरली फॉलो करते हैं इनके साथ, जो सोशल मीडिया में इनकी इनको फॉलो करते हैं, इनको सपोर्ट करते हो, उस तरह के लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं। कुछ लोगों को हम समझाते हैं, कुछ लोगों को नहीं मानते तो एक्शन ले रहे हैं हम लोग। और तो इसके अलावा भी जैसे जोधपुर के कुछ गैंग्स थे और भरतपुर के गैंग्स है, तो वहाँ एसपीस ने भी अच्छा काम किया, उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल हुआ है और यही काम लगातार करने की ज़रूरत है। क्या स्थिति है सर, अगर रोहित गोदारा गैंग की बात करें, एक बड़ी चुनौती तो है आपके लिए। अभी राजस्थान में उस गैंग की क्या पोजीशन है? नहीं, राजस्थान में इनके मेंबर्स से कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग बाहर हैं। जो बाहर जो है कुछ लोग फरार भी है। जो फरार है उनके लिए इस पूरे ज़िलों के साथ मिलके और हमारी टीम उनका पीछा कर रही है। और जो साइलेंट इनके स्लीपर सेल टाइप को बन के कोई इनको मदद कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं। और जो बाहर है उनके लिए जो हमारे एजेंसीज है, जैसे सीबीआई है, एनआईए है, दिल्ली स्पेशल सेल है, आईबी है, इनके साथ लगातार हम संपर्क में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करें, लोकेट करें, उनको अरेस्ट करके वापस लाने की प्रयास कर रहे हैं। पहली बार सर ऐसा हुआ कि राजस्थान पुलिस विदेशों में जाकर बदमाशों को वहाँ की सरकार, वहाँ की एजेंसियों के साथ तालमेल करके पकड़ के ला रही है। तो ये एक नया पैटर्न राजस्थान पुलिस के काम करने का जो रहा है।
तो इसके पीछे क्या मेथड और किस तरह की पूरी व्यू रचना इसमें आपने बनाई है? एक तो इस तरह की समस्या पहले थी भी नहीं राजस्थान में, ये पिछले 2-2.5 साल से समस्या चालू हुई है। तो राजस्थान पुलिस की हमेशा आपने भी देखा होगा, जो भी नई समस्या तैयार होती है उसके लिए खड़ी हो जाती है, अपने आप को बहुत जल्दी तैयार कर लेती है उस समस्या को मुकाबला करने के लिए। एक तो हमारे यहाँ पहले से ही हमारा इंटरपोल सेल था, उसको हमने एक्टिवेट किया। उसमें हमारे एक डीआईजी योगेश यादव साहब है, वो प्लस एक नरोत्तम वर्मा हमारे एडिशनल एसपी है, प्लस एक कमलपुरी एक सब इंस्पेक्टर है। इनकी बहुत अच्छा इनका जो आउटपुट रहा है, इस सेल को बहुत एक्टिवेट किया गया। और इसी सेल की वजह से पहले तो बाहर जो बैठे हैं उनके जो फर्जी पासपोर्ट में चले जाते हैं उनको लोकेट करना होता है, और ये जो भी अरेस्ट हुए उनके लोकेट किया गया, प्लस उनके एग्जैक्ट लोकेशन जब पता चला इंटरपोल के थ्रू इटालियन अथॉरिटीज़ को कम्युनिकेट किया गया। तो उसके बाद इटालियन अथॉरिटीज़ ने हमारे जो इनपुट था उसके बेसिस पे उन लोगों को अरेस्ट किया। और ये चैलेंज हमेशा आगे भी मुझे लगता है कि रहेगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ये ट्रेंड बढ़ रहा है। और इसके लिए जैसे जैसे जो क्राइम जिस तरह से नया ट्रेंड आता है पुलिस उस अडेप्ट कर लेती है। तो राजस्थान पुलिस पे हम लोग भी कॉन्फिडेंट है, जो विदेश में बैठे हैं उनको भी ट्रेस करके उनको अरेस्ट करवा के एक्स्ट्राडिशन करने की पूरी क्षमता हमारे पास है। सर, रोहित गोदारा एक बड़ी चुनौती है अभी जो हम बात कर रहे हैं। और अभी संजय सर्किल पुलिस ने, जयपुर पुलिस ने एक ऑपरेशन चला के उनके गैंग के गुर्गों को पकड़ा था, जो जयपुर के कुछ व्यापारियों को जो टारगेट पे थे। तो रोहित गोदारा राजस्थान में जिस तरह से एक रंगदारी कहें या नए लड़कों को जोड़ के फायरिंग करने की घटनाएं, वो सारी काफ़ी हद तक कम हुई है। रोहित गोदारा कब तक जो है पुलिस की पकड़ में आएगा? अब देखिए, वो निश्चित हम ये नहीं कह सकते कब तक आएगा, लेकिन हमारे एफर्ट्स जारी है। और सबसे पहले जो भी वो बाहर बैठे हो या जेल में हो, लेकिन जिनको भी वारदात करना है राजस्थान में आके करना पड़ता है, तो हमारी पुलिस एक्टिव है और हमारी टीम भी एक्टिव है, तो आइडेंटिफाई करके उनको पकड़ने के लिए। और उनके जितने भी बाहर बैठे हैं, वो अकेला ही नहीं है, दूसरे भी जो बाहर बैठे हैं उन सब के खिलाफ हमारे लगातार प्रयास चल रहा है। हमें उम्मीद है कि जल्दी पकड़ेंगे। एक अभियान आप ये भी चला रहे हैं कि उनकी पोस्ट के जरिए लोग प्रेरित नहीं हो, खासतौर पे युवा जो कुछ पैसों के वजह से, कुछ नाम की वजह से, फेम की वजह से उनके फॉलोअर बन जाते हैं। तो हमने देखा है कि जितने भी वारदातें हुई है उनको जो नए लड़के 17-18 साल के जो बेरोजगार लड़के हैं, उनको एक तो ज़िंदगी में डायरेक्शन नहीं रहता, इस तरह के गैंगस्टर्स क्रिमिनल्स को फॉलो कर लेते हैं। जिनको फॉलो करते वो विदेश में बैठे आशोराम कर रहे हैं और या जेल में बैठे। तो ये जो लड़के हैं इनको ये उनको प्रलोभन दिया जाता है कि आपको 1 करोड़ 2 करोड़ पैसा दे देंगे, प्लस आपको विदेश शिफ्ट कर देंगे। इस लालच में आके लड़के मर्डर कर लेते हैं, उसके बाद में खुद सड़ते हैं, खुद अरेस्ट भी हो जाते हैं, जेल जाते हैं। और अभी तक हमने किसी को नहीं देखा किसी केस में किसी को पैसा दिया हो विदेश ले गया हो। तो इसलिए जो फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो करने तो सही लोगों को फॉलो करें, क्रिमिनल्स को क्यों फॉलो करें। कमी तो आई है सर आपकी इस मुहिम के बाद? नहीं, अब लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, कमी तो आई है, काफ़ी कमी आई है, और इसमें और बेटर करेंगे। और हमारे जिला पुलिस के साथ उनके जो डीएसटी से उनके साथ मिलके इस तरह के जो फॉलो कर रहे हैं उनके जो कुछ कुछ बिल्कुल ही नए लड़के जो केसेस नहीं है उनको हम उनके पेरेंट्स के थ्रू हम लोग उनको समझाइश करा देते हैं। जो थोड़ा हमें लगता है कि ये पेरेंट्स से समझाइश से बाहर है उनको पुलिस एक्शन लेते, अरेस्ट करते, केस बनाते। कुछ लोग हथियार अपलोड कर देते हैं इसमें सोशल मीडिया में, वो भी उसका भी एक केस बनता है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ आर्म्स, उसमें भी अरेस्ट करते हैं हम लोग। जो इस तरह के जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो गलत रास्ते में जा रहे हैं उनको, सिर्फ यही गैंग नहीं दूसरे गैंग के भी है, अलग अलग ज़िलों में है, तो उनके खिलाफ हम एक्शन लगातार ले रहे हैं। क्या सर संगठित अपराधों में हथियारों की तस्करी या शराब तस्करी, बजरी माफिया नया पनपा या लैंड माफिया जो हैं, इनके खिलाफ भी टास्क फोर्स कोई अभियान चला के कार्रवाई करेगा? नहीं, अभी हम लोग हमारे टास्क फोर्स मेनली जो एक्सटॉर्शन गैंग्स है और इसके अलावा जो मर्डर करते हैं, कब्जा, इस तरह के जो लोग उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और ये लोग ऐसे नहीं है कि जो फायरिंग करता है एक्सटॉर्शन करता है दूसरे लैंड लैंड में नहीं घुसते। इससे बहुत सारे लोग लैंड माफिया में भी एक्टिव हो जाते हैं, और कुछ लोग शराब में भी चले जाते हैं, और कुछ लोग बजरी में भी चले जाते हैं। तो इस तरह के ड्रेडेड क्रिमिनल्स उनके खिलाफ तो एक्शन ले रहे हैं हम लोग। एक आखिरी सवाल सर, आप एक रोल मॉडल हैं राजस्थान पुलिस के युवाओं के लिए। कोटा में जिस तरह से सुसाइड के मामले सर बढ़े हैं हाल ही के दिनों में, अभी परीक्षाओं का तनाव भी है, और जिस तरह के सुसाइड नोट आ रहे हैं वो साफ जाहिर है कि चाहे वो परिजनों की तरफ से हो, कोचिंग सेंटर की तरफ से हो या समाज की तरफ से हो, किस तरह से इन चीज़ों पर एक
लगाम लगाई जाए या रोका जाए, बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए? आप एक एज ए आईपीएस ऑफिसर जब आप सोचते हैं तो किस तरह का मैसेज आप देना चाहते हैं? नहीं, एक तो सबसे पहले बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो अच्छी बात है, मेहनत करें। जो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईआईटी में जाना चाहते हैं, लेकिन वो उसको ज़िंदगी का लक्ष्य बनाए। लेकिन लक्ष्य में बहुत बार आप देखिए आईआईटी में कितनी सीटें मिल सकते हैं, 10,000 होंगे, 15,000 होंगे, लेकिन लिखने वाले बच्चे 20 लाख है। तो ये बात भी जाहिर है सबको मिलेगा नहीं। तो जिनको नहीं मिलेगा वो क्या करें, उनके बहुत ऑप्शंस है, बहुत सारे दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग के अलावा भी ऑप्शंस है। और इवन मेडिकल में जिनको नहीं मिला बहुत ऑप्शंस है उनको। और अगर एक एक अटेम्प्ट में एक चीज़ में अगर सक्सेस नहीं मिला तो वो ज़िंदगी का दी एंड नहीं है। तो उसके बाद ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है। और जो आदमी लगातार प्रयास करता है उसको सक्सेस तो मिलेगा ही, अगर इस फील्ड में तो दूसरे फील्ड में मिलेगा। उनको कंसंट्रेट करनी चाहिए, अपने बेस्ट दे और उम्मीद रखे। और समय की अनावश्यक बर्बाद नहीं करें और प्लानिंग के साथ पढ़े। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिले तो दूसरे चीज़ में उतने शिद्दत से करें तो लॉन्ग रन में अल्टीमेटली सक्सेस मिलता ही है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि बच्चों, पेरेंट्स को भी ज़्यादा उनको प्रेशराइज नहीं करें। ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है, एक अटेम्प्ट में फ़ेल होना इतनी बड़ी बात नहीं है। और ज़िंदगी में कभी भी वापस आ सकता है, किसी घटना से, दुर्घटना से वापस बाउंस बैक कर सकते हैं। और सारे थोड़ी आईआईटीएन से ज़िंदगी में, आप भी आईआईटी में नहीं किया, मैंने भी आईआईटी नहीं किया, तो हम भी जी रहे हैं ना। तो सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बन जाए तो बहुत बेटर है। अगर नहीं भी बने तो बहुत सारे ऑप्शंस है अभी। और एक तो खुश रहे ज़िंदगी जीने का, और प्लस एंजॉय करें लाइफ को, वही पर्पस है। तो मेहनत करते रहेंगे लगातार तो एक फील्ड है तो दूसरे फील्ड में मिलेंगे ही सही, मतलब सक्सेसफुल होंगे ही। और आप जब भी जाते हैं अलग अलग कार्यक्रमों में, खास तौर पे यूथ से जुड़े हुए, तो आप अपनी जीवन की कहानी भी ज़रूर उनको सुनाते हैं। हाँ, मैं बहुत सुनाता हूँ मैं। अब आपको पता होगा मैं भी 7 साल जेल गया था, और जेल केस लंबा केस लड़ना पड़ा था हमें। तो उसका ये मतलब नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उसके बाद बाहर भी आए, नौकरी भी कर रहे। तो बहुत बड़ा झटका था, तो झटके से बाहर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि। और ये एक किसी एग्ज़ाम में फ़ेल होना इतना बड़ा झटका भी नहीं है, वो तो एक एग्ज़ाम है, वो ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो रही है उससे। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि बहुत कीमती ज़िंदगी है, इसको प्यार करें हम लोग। इसका इवन आप कोई इंजीनियर डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए बनना चाहता है, खुश रहने के खुश रहने के लिए बनना चाहता है। अगर वो नहीं है तो दूसरी चीज़ में वो अपने मन लगाए। और तो झटके तो स्वाभाविक है, झटके को बाहर उभरना, बाहर आना चाहिए। जैसे भी प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम में बहुत बार हम सिविल सर्विस में भी देखते थे, हम लोग, हमारे साथी लोग बहुत मेहनत कर रहे, लेकिन एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम फेयर आके बहुत बार एग्ज़ाम देना ही बंद कर देते थे। सही है। तो इसलिए जो कर रहे हो उसमें अपने पूरे शिद्दत से करें, पूरे बेस्ट दें, 100% दें। और हमारे भगवत गीता में श्लोक है ना, भगव कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, वो एक तरह से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम है। अगर इस श्लोक को कोई अगर मतलब कंठस्थ कर ले, अपने अंदर उसको अंदर घुसा ले, तो पूरा ज़िंदगी का ही सार है उसमें। तो हमारे हाथ में हमारा बेस्ट देना ही है, सारे रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में जो है उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करें, हमारा बेस्ट देना, बेस्ट एफर्ट्स करना। उसके बावजूद भी नहीं आता है तो दूसरा फील्ड चुने, उसमें बेस्ट दे। उसमें भी नहीं होता, तीसरा फील्ड जो उसमें बेस्ट दे। तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन सक्सेस तो मिलता ही है। प्लान बी, प्लान सी सब रखें। यस, रखना चाहिए, हाँ। हाँ, क्योंकि आपने एक, मैं सुन रहा था आप शायद यूनिवर्सिटी में बात कर रहे थे, आपने बताया था कि मैं जब गया अंदर तो फिर मुझे लगा कि अब यहाँ पे मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। फिर मैंने जिम शुरू किया, किताबें, बहुत सारी किताबें पढ़ी जो शायद बाहर नौकरी में रहते हुए आपको टाइम नहीं मिल पाता। बिल्कुल बिल्कुल सही है, किताबें पढ़ी। और तो अल्टीमेटली ज़िंदगी का पर्पस ही यही है कि सेल्फ एक्चुअलाइज करे, मस्त रहे, डे टू डे लिव इन प्रेजेंट, हैव होप, गिव योर बेस्ट। तो यही है। और इस पे ज़्यादा फोकस करें तो रिजल्ट अब अच्छा है। एग्ज़ाम टाइम में पढ़ना चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ नहीं पढ़ना चाहिए। और जब पढ़ते वक्त है ना, सिर्फ इसमें बहुत बार हम उस कंपटीशन के उसमें आ जाते हैं कि मेरे से दूसरा ज़्यादा पढ़ लिया और वो मेरे से ज़्यादा अच्छा जानता है, मेरे से होगा नहीं। और जब आप पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में सोचना ही नहीं रिज़ल्ट क्या होगा। अपने सिलेबस से खुद से ही रखे, अपने सिलेबस से उसको करना है। आप अगर रेस में रहोगे तो जीतने की संभावना, और रेस में आउट हो जाए तो कहाँ जीतोगे आप। तो हमारे इनके हाथ में यही है कि अच्छा पढ़ना, गिव देयर बेस्ट। फिटनेस फंडा सर क्या है इन दिनों आपका? तो फिटनेस तो मैं हमेशा फिटनेस कॉन्शियस रहा हूँ। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जिम करता हूँ, टेनिस खेलता हूँ, वॉकिंग करता हूँ।
अब जब गर्मी होगी तो स्विमिंग भी करता हूँ, मैं योगा करता हूँ। ये भी स्टूडेंट के लिए बड़ा जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट इवन जो पढ़ने वाला भी अगर 15-20 मिनट भी निकाले तो वो स्ट्रेस से बाहर आ जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर।